तो हेलो गाइस, दिस इज महफूज का वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महफूज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। एंड आज एक फिर से न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बंदे के लिए जो जानना चाहते हैं। कमेंट किए मेरे वीडियो में, कमेंट का आंसर ही देने का कोशिश करेंगे। मेरा जो फर्स्ट हाईएस्ट लॉन्ग जो बड़ा वीडियो है, लॉन्ग वीडियो में से हाईएस्ट जो व्यू है हमारा मेरे चैनल पे अबाउट माय जॉइनिंग मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उस वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया था। मैं आंसर उस टाइम पे नहीं दे पाया था क्योंकि कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, नहीं पढ़ा, पता नहीं क्यों नहीं। बहुत सारा बंदे को आंसर नहीं दे पाया था मैं। तो उस लोगों को हेल्प नहीं हुआ, जो लोग क्वेश्चन किया था वो लोग को जवाब नहीं दे पाया शायद। लेकिन उसके वो जो क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन का आंसर से दूसरे किसी का हेल्प हो सकता है, इसीलिए इस वीडियो का मैं कोई आंसर क्वेश्चन आंसर का कोशिश करेंगे जितना हो सके मेरे से, जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जितना मैं जाना। मेरा सीनियरों लोगों से कंपनी में अभी 17 महीना चल रहा है मेरा मेगा कंपनी में, ये फर्स्ट कंपनी में, और जो जॉब लाइफ में 17 महीना चल रहा है। तो मेरा कुछ ना कुछ नॉलेज हो रहा है, मतलब बहुत नॉलेज हुआ। मैं एकदम जीरो से लेके, अगर सोच लीजिए अब 80 ऐसा आ गया, 20 मेरा अभी कम है, तो उसको भी गेन करने के कोशिश में बहुत जोश में हूँ। रिसेंटली क्लाइंट बिल सीखने के टारगेट में मैं एकदम फुल जोश में हूँ। वो सीख जाऊंगा 1-2 महीने में, क्लाइंट बिल मेरा हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। प्लानिंग बिलिंग डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मेगा के बारे में एक ही चीज़ अच्छा मेरे को लगा कि मेगा जो प्लानिंग बिलिंग का जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट कोई अगर बंदा काम करेगा तो हर तरह का काम करना पड़ता है उसको। मतलब पेट का जो भी काम रहता है, स्टोर का भी काम करना पड़ता है, स्टोर का इशू, रिपोर्ट, रिसीव, कितना मटेरियल आया, कितना गया, कहाँ पे कितना इशू हुआ, कितना है, ये सब स्टोर का काम वो भी देखना होता है। इंडियन फॉलो अप, कितना मटेरियल चाहिए, कितना मटेरियल है और कितना मटेरियल ऑर्डर करना है, ये सब देखना होता है। और दूसरा प्लानिंग बिलिंग, बिलिंग तो करना ही होता है, जैसे सब कंडक्टर जो जिसके बारे में बहुत सारा वीडियो बनाया। तो चलो आज जो मैं मेन वीडियो का टारगेट लेके आया हुआ है, क्वेश्चन आंसर का। मेरा वीडियो में जो कमेंट हुआ है, वीडियो का साउंड ठीक है आप लोगों का शायद लग रहा है, मैं भी नहीं सुन पा रहा, अभी सुनेंगे बाद में तो अच्छा। अगर साउंड अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन आंसर का भी यहाँ पे बहुत सारा कमेंट है, अब बगल में मैं दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट में देखिएगा, आप लोग देखते रहिएगा। वही से मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा, डिस्कस करूंगा उसके बारे में। यहाँ पे बहुत सारा कमेंट है, वन बाय वन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ फॉर रोल ऑफ जीटी, जीटी के लिए क्या है, यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीटी के बारे में। जो जीटी हो में आएगा इस कंपनी में, वो लोग का क्या रोल रहता है, जॉब, जीटी का रोल। जीटी मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। मैं भी जीटी बन के यहाँ पे आया था, अभी तो जीटी नहीं हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ। तो जीटी का क्या रोल रहता है उसके बारे में मैं अभी बात करेंगे। तो हम जीटी मतलब कॉलेज से फ्रेश आते हैं, तो उस टाइम पे जो प्रैक्टिकल फील्ड पे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में हम लोग को पता नहीं होता है। एक्चुअल फील्ड पे क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है। हम लोग थोड़ा बहुत सिविल का नॉलेज रहता है हम लोग को, कि पढ़ाई वढ़ाई किए थे उस टाइम पे, नॉलेज हो गया था। जो सिविल का नॉलेज रहता है हम लोग का, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज रहता है, कंक्रीट करना होता है, सिविल का ये सब पता होता है, स्टील फिटिंग निकालना होता है। ऐसा बहुत सारा और भी टॉपिक हम लोग पढ़े थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में, पेमेंट इंजीनियरिंग में पढ़े थे। तो उसका थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज था, यहाँ पे आके जानना पड़ा। अलग अलग साइट, अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर से डिपेंड करते हैं। जैसे अगर रोड हाईवे में जाएंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करके उसका काम रहता है। रोड हाईवे रोड में, अगर आप वाटर सप्लाई में आएंगे, जैसे वाटर सप्लाई में मैं काम करूँगा, इसके बारे में डिटेल्स मेरे को मालूम है। वाटर सप्लाई करना होता है तो वाटर के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए आपका, पंप हाउस, जहाँ से पानी खींच के एक जगह पे लाएगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर का मैटर है तो ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। उसके बाद अलग अलग लोकेशन पे उसको जो प्यूरीफाई वाटर, वॉश वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को अलग अलग जगह पे उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करा जाएगा, अलग अलग विलेज का। इसीलिए वैसे प्रोजेक्ट होता है, एक एरिया में, एक सब डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का लोकेलिटी को पानी पहुँचाने का काम होता है। और ये जैसे वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट का, तो उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे आना होता है। जीटी में क्या होता है, हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो जीटी मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है। सिविल इंजीनियरिंग का होता है, जो लोग सिविल में बीटेक किए हो, एमटेक किए हो, डिप्लोमा किए हो, वो लोग जीटी हो सकता है। मतलब जो ग्रेजुएट बीटेक करता है वही जीटी होता है। अगर एमटेक किया होता है तो पीजीईटी हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। अगर डीईटी होता है, मतलब डिप्लोमा किया होता है, तो डीईटी होता है। तो अलग अलग तीन पोस्ट का अलग अलग नाम वो भी बता दिया आप लोगों को।
तो अगर जीटी जो बीटेक करके जैसे मैं आया था, तो सिविल का बंदा हो, मतलब सिविल का स्ट्रक्चर देखना होता है। जैकवेल पंप हाउस, इंटरमीडिएट पंप हाउस, ऐसा पंप हाउस बनेगा, सिविल स्ट्रक्चर। ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको देखना होता है। और एमबीआर टैंकी बनेगा, उसको देखना होता है। ये है हमारा वाटर सप्लाई का काम। तो हम लोग किसके स्टेशन में काम करेंगे? ऑलरेडी वहाँ पे हम लोग जीटी, मतलब वहाँ पे हम लोग को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे इंजीनियर रहता है, इसी इंजीनियर के अंडर आपको काम कराता है। 1 साल जो जीटी पीरियड रहता है, उस टाइम पे क्या कराता है, किसी सीनियर इंजीनियर के अंडर आपको काम कराता रहता है। तो सीनियर इंजीनियर जो जो आपको करने को बोल रहा है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। जैसे हम लोग को साइट पे क्या क्या करना होता है, सिविल स्ट्रक्चर, मतलब जैसे सिविल स्ट्रक्चर बनता है, इसी चीज करना होता है। उसके बाद स्टील वाइंडिंग करना होता है, शटरिंग करना होता है, स्टेजिंग करना होता है, फिर कंक्रीट करने के, ऐसा ऐसा सिविल का काम रहता है। तो उसके हिसाब से आपको हमारा जो ड्राइंग रहता है, अप्रूव ड्राइंग रहता है। कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए उससे पहले हम लोग के पास क्या रहता है, ड्राइंग रहता है। तो ड्राइंग के हिसाब से हम लोग को स्ट्रक्चर को खड़ा करना होता है। सिविल के बारे में बात कर रहे हैं मैं। तो ड्राइंग में कितना लेवल है, वो लेवल चेक करना होता है। अगर पीसीसी करना है, आरसीसी करना है, तो लेवल के हिसाब से होता है। ड्राइंग में एक लेवल रहता है, यहाँ पे पीसीसी होगा इतना लेवल पे, उसके बाद इतना लेवल तक कॉलम होएगा, उसके बाद इतना बीम होगा। तो जैसे जैसे रहेगा उसके हिसाब से हम लोग को कराना होता है। जो सब कॉन्ट्रैक्टर रहता है, जो ठेकेदार रहता है, वो लोग काम करेगा, हम लोग को कराना होता है। ड्राइंग के हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से ऑटो लेवल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो लेवल का काम करना है तो ऑटो लेवल चलाना होता है, लेवल चेक करने के लिए। और जो सर्वेयर होता है, टीएस मशीन, वो चलाना होता है, टोटल स्टेशन मशीन। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी जानना है तो अच्छा है सिविल के लिए। और दूसरा हमारा प्रोजेक्ट में जैसे रहता है, पाइपलाइन का काम रहता है। तो मैं क्या सिविल का बारे कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसे हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर को खड़ा करना होता है। और रेगुलर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आज आप अगर, ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोजेक्ट आपको देखना है, किसी एक जगह पे आपको फिट करेगा कि 3-4 स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो उसका क्या क्या हो रहा है, रेगुलर आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मेंटेन करना होता है। रेगुलर, हाँ इतना काम हुआ आज, वो रिपोर्ट आपको प्लानिंग बिलिंग डिपार्टमेंट में भेजना होता है, ग्रुप में डालना होता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर भी देखता है, प्लानिंग वाला भी देखता है। उसके हिसाब से नेक्स्ट का प्रिपरेशन लेते हैं। तो कितना प्रोग्रेस हो रहा है डेली रोज, वो रिपोर्ट आपको मेंटेन करना होता है। कंक्रीट हो रहा है तो कितना कंक्रीट हुआ है, वो सब मेंटेन करना होता है। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मेंटेन करना होता है। टारगेट फिक्स करना होता है कि इस अगले संडे तक ये कंक्रीट करना है, उस अगले संडे तक इतना कंक्रीट करना है। ऐसे प्रिपरेशन लेना होता है। और ड्राइंग फ्रेंग जो है एक्चुअली तो सीनियर इंजीनियर को बताएगा, आपको खड़ा रह के कराना होता है। सीनियर इंजीनियर मतलब वो आपको क्वांटिटी निकाल के कैसे कैसे करना है सबको आपको बोल देगा। आपको थोड़ा जीटी पीरियड में स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि जीटी मतलब जूनियर, उस टाइम पे तुम आते हो तो तुमको कराता है सीनियर लोग। और करना भी है तुमके लिए, तुमको सीखने के लिए। अगर जो सीनियर बना वो पहले ऐसे करके आया, उसके बाद इस जगह पे आया है, तो तुमको ही कराएगा। सीनियर इंजीनियर जितना हो सके, अगर तुमसे नहीं हो रहा देन वो आके करेगा, नहीं तो जितना हो सके आपको वो करने को बोलेगा, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो ऐसे हिसाब से पैसा रहता है। और टाइमिंग क्या, हमारा जो मैक्सिमम कॉन्क्रीट जो कंस्ट्रक्शन साइट रहता है, वहाँ पे टाइमिंग रहता है आपको 8 AM। 8 AM से हमको ड्यूटी शुरू होता है। 8 AM खाना खाने के बाद हमारा साइट पे 8:30 बजे के अंदर साइट जो आपका प्रोजेक्ट लोकेशन जहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे पहुँचना होता है 8:30 बजे के अंदर। उसके बाद आपको काम शुरू करना है। 8:30 बजे काम शुरू करना ही है। आप अगर नहीं भी पहुँचे तो उसके बाद फ़ोन में आपको अरेंज करना है। जो इंजीनियर लोग रहते हैं, अगर वो नहीं भी पहुँचे, थोड़ा लेट हो तो लेट हो सकते हैं, लेकिन आपको उस लोकेशन में फॉलो अप करना है कि सब कुछ है या नहीं है, काम करने के लिए, शुरू करने के लिए सारे अरेंजमेंट। अगर कंक्रीट करना है तो आपको एजेक्स मशीन चाहिए, बाइंडिंग फाइंडिंग के लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो भी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, लेबर लोगों को, उतना आपको प्रोवाइड करना होता है, फॉलो अप लेना होता है। दूसरा जो डिपार्टमेंट, जैसे हम लोग व्हीकल चाहिए, एजेक्स मशीन कुछ भी चाहिए, तो आपका प्लांटेशन जो डिपार्टमेंट रहता है, प्लांट डिपार्टमेंट में एमडी डिपार्टमेंट, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बात करके आपको फॉलो अप लेके पूरा अरेंजमेंट करना है। 8:30 बजे आपको काम शुरू करना ही होता है, ऐसा काम रहता है। आप अगर नहीं भी पहुंचे, फिर भी आपको 8:30 बजे से 9 बजे के अंदर वहाँ पे पहुंचना है, काम कराना है। तो ठेकेदार लोग काम करेगा, जब स्टील फिस्टील बाइंडिंग रहेगा उस टाइम पे तो वो लोग कर बोल दिया उसके हिसाब से करता रहेगा। कंक्रीट के टाइम कब खड़ा रहेगा वो देखना होता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हो रहा है नहीं, ड्राइंग अप्रूव ड्राइंग के हिसाब से स्ट्रक्चर हो नहीं रहा है। तो ऐसे करके जब मतलब अवेलेबल कॉन्ट्रैक्टर है किसी साइट पे, जैसे यहाँ पे अभी तक हमारा
मैक्सिमम जगह पे हर टाइम पे अवेलेबल कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहते हैं, मतलब फुल स्पीड में काम नहीं चलता है। तो फुल स्पीड में काम चलेगा तो आपको 7-8 बज सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैक्सिमम दिन हमारा जो साइट इंजीनियर लोग रहता है 6 बजे में वो लोग को 100 में से 85 डेज अभी तक उतना हमारा अवेलेबल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, काम का उतना प्रोग्रेस नहीं है, मतलब पेशेंट उतना तेजी से नहीं चल रहा है, जिसके लिए 85 डेज 100 में से उन लोग को 6 बजे छुट्टी मिल जाता है। टू बी ऑनेस्ट बता दिया हमने, जीटी में इंजीनियर अगर काम होगा तो अब जीटी को खड़ा करके रख देगा इंजीनियर लोग, सीनियर इंजीनियर लोग, ऐसा होगा तो 7 बजे तक आपको करना होता है जीटी पीरियड में। नहीं तो फिर भी हमारा यहाँ पे वो जीटी बंदा को भी 6 बजे 85 डेज 100 में से 85 डेज छुट्टी मिल गया है। ये मैं बता दिया सिविल स्ट्रक्चर का जो जीटी है उसके बारे में। दूसरा अभी आते हैं हम लोग पाइपलाइन इंजीनियर, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं उसके बाद पाइपलाइन में आते हैं जीटी बन के, पीजीटी बन के, डीएटी बन के। तो वो लोग को क्या काम रहता है, साइट देखना होता है, वहाँ पे भी पाइपलाइन होता है तो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, एक्सकेवेशन करता है, एक्सकेवेशन करने के बाद पाइपलाइन करता है, उसके हिसाब से वहाँ पे काम कराता है कि जिस लोकेशन पे हमारा ड्राइंग वहाँ पे भी है, ये पाइप इस रास्ते से ऐसे ऐसे करके जाएगा। हमारे पास वो वाटर जेम्स का वो फाइल भी रहता है, ऑटोकैड फाइल, उसके हिसाब से लेइंग कराना होता है, कहाँ पे बेंड फेंड है, टर्निंग है, सब कुछ के हिसाब से हमको कराना होता है। उसके हिसाब से कटर लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एंड कि जितना लेंथ लेंथ तो जितना होता है उतना ही होता है, ब्रीथ जितना चाहिए अलग अलग डाया का पाइप के लिए कितना डेप मिनिमम 1 मीटर चाहिए, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग, वो देखना होता है। अगर आपको काम के प्रेशर के हिसाब से 2-3 साइड देखना होता है, मतलब 2-4 कॉन्ट्रैक्टर को एक जगह पे यहाँ पे काम चल रहा है, दूसरी जगह पे काम चल रहा है, दूसरी जगह तीसरी जगह पे काम चल रहा है, ऐसे 3-4 जगह आपको देखना होता है। एक बार वहाँ पे जाके, एक बार वहाँ पे जाके, हाँ अगर लेइंग कर दिया वो लोग, एक्सकेवेशन कर दिया, उसके बाद आप चेक करने के बाद हाँ ठीक से एक्सकेवेशन हुआ है नहीं है, होने के बाद वो लोग लेइंग करेगा, जॉइंटिंग करेगा पाइप। जॉइंटिंग करने के टाइम पे आपको देखना होता है कि एक दिन में मैक्सिमम एक साइड में 6 से 7 पाइप लेइंग होता है, अलग अलग डाया के हिसाब से अलग अलग डिफरेंस करता है, तो मैं 6-7 ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो वो चेक करना होता है पाइपलाइन इंजीनियर लोगों को, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मेरे को मालूम है, पाइप वाटर सप्लाई का काम कर रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी प्रोजेक्ट में अभी नहीं बताऊंगा, मैं उतना नॉलेज अभी मेरे पास नहीं है। तो ऐसे काम करना होता है। तो कभी कभी 7-8 बज सकते हैं, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर लोग काम कर रहा है, आपको उसका फॉलो अप करना है। अगर वहाँ पे पाइप चाहिए, आपको गैसकेट वहाँ पे पहुँचाना चाहिए, जो जो मटेरियल चाहिए उसको फॉलो अप लेना होता है हमारा स्टोर डिपार्टमेंट से। हमारा दूसरा जो जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है उसको फॉलो अप करके उसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो जो मटेरियल चाहिए कंपनी से जितना प्रोवाइड करते हैं, तो कंपनी की स्कोप में जो रहता है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। जैसे कंपनी से हम लोग मेगा में मैक्सिमम कंपनी में डीजल प्रोवाइड करते हैं, वो बिल में डिवाइड कर देते हैं। तो बिल जो अगर उस कॉन्ट्रैक्टर को बस जो मशीनरी है वहाँ पे डीजल चाहिए, तो आपको बोलेगा, देखना चाहिए हाँ कि डीजल चाहिए नहीं चाहिए, उसके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट देना है, फिर वो वहाँ पे पहुँचा देगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे काम नहीं कर रहे लेकिन आप डीजल पहुँचा रहे, वो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी रहता है कि वो लोग हाँ अगर काम कर रहे हैं, उसका बिल हो रहा है, तब आपको डीजल देना है कि वो 5 लाख का काम किया, 3 लाख का डीजल दिया, 2 लाख का डीजल दिया, चलेगा। ऐसा नहीं कि वो 5 लाख का काम किया, आप 8 लाख का डीजल दे दिया। ये सब चीज़ आपको जिम्मेदारी रहता है, ये सब देखना होता है, कितना पाइप दिया, सब कुछ आपको कैलकुलेशन रखना होता है। आपके जिस लोकेशन पे आपको देखना होता है, जिस जगह पे आपको दिया जाता है, ऐसा प्रेशर रहता है। तो पाइपलाइन में बहुत घूमना होता है, जो पाइपलाइन इंजीनियर लोग हैं हर रोज 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर एवरेज ऐसे आपको राइडिंग करना होता है, बाइक राइडिंग पाइपलाइन में, हमारे मेघा में। दूसरी जगह पे बोलेरो भी होता है, जैसे एल में मैं एक बंदा एल से इधर आया, वो लोग बोल रहे हैं, तो अलग अलग जगह से अलग अलग ऐसे वेरी करता है। ये सब जीटी का रोल रहता है, सीनियर लोग तुमको जैसे इंस्ट्रक्शन देगा वो करना होता है। तो मैं जीटी का रोल के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा लॉन्ग हो गया शायद वीडियो, तो अगर अच्छा हुआ डिस्कस मतलब हमारा एक्सप्लेनेशन, तो थैंक यू, एंड लाइक कमेंट शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। वो डिस्कस तो दूसरा पॉइंट में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा मैं कमेंट निकाला, उतना तो नहीं दे पाएंगे डिस्कस अभी। चलो दूसरा एक और भी पॉइंट लेके आते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कमेंट है। और दूसरा जो है 2 ईयर का एग्रीमेंट, हाँ ये मैटर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम जो एम्प्लॉय हम लोग ज्वाइन किए थे जीटी को दूसरे को नहीं देते हैं। जो लोग इंजीनियर बन के दूसरे कंपनी में काम करता है, एक्सपीरियंस वाला है, तो 1 साल काम किया किसी कंपनी में, उसके बाद यहाँ पे आया, तो वो लोग को एग्रीमेंट नहीं रहता है, लेकिन हम लोग को जीटी को एग्रीमेंट रहता है। जीटी हम लोग कुछ पता नहीं होता है, हम लोग आ जाते हैं,
हम ना बोनस रहता है ना पीएफ रहता है, कुछ नहीं रहता है। कॉलेज से आते हैं जॉब ढूंढते हैं, जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर्स को कोई नहीं लेता है। एक्सपीरियंस वाला हर कंपनी में आप जॉब ढूंढेंगे तो देखेंगे एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। इसीलिए जीटी को कैसे भी जॉब मिले तो हम लोग जो आ जाते हैं। तो हम लोग जब जीटी में काम किए थे, मैं 1 साल, उस टाइम पे ना कुछ बोनस आया था, ना कुछ पीएफ काटा था, तो कुछ भी नहीं था। और 2 साल का एग्रीमेंट हुआ था। हम लोग को जब ऑफर लेटर दिए थे उस टाइम पे हम लोग को बोला गया था कि आपका सैलरी है पर मंथ 18,650 आपका सैलरी है, इतना पैसा आपको दिया जाएगा और खाना पीना आपको दिया जाएगा कंपनी के हिसाब से, रहने के लिए भी इंतजाम किया जाएगा, आप कंपनी प्रोवाइड करेगा खाना, रहने के लिए एकोमोडेशन जिसको कहते हैं। और 2 साल का एग्रीमेंट था। उस टाइम पे हम लोग का फिजिकल ट्रीटमेंट भी था, मेडिकल टेस्ट के लिए जो बॉडी का चाहिए, जनरल ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो नहीं होगा तो नहीं ज्वाइनिंग होगा, नहीं तो कंपनी आपको रिजेक्ट कर देगा, ऐसा कुछ मैटर नहीं था। लेकिन एक टेस्ट होता है कि आप फिट है नहीं है, ऐसे बहुत सारा डिजीज होता है, तो कंपनी में ज्वाइनिंग करने के बाद तो कंपनी नुकसान हो जाएगा। अगर एक बंदा मेरे को ज्वाइनिंग कराया कंपनी, तो हमारा कोई एम्प्लॉय मर गया तो 10 लाख 12 लाख कुछ देना होता है, उसका कंपनसेशन उसके फैमिली वाला को देना होता है। तो ये किसी बंदा ऐसे ही पहले से कुछ, और पैसे का मैटर नहीं है, एक मर गया तो कंपनी पे रेपुटेशन में आएगा, इसीलिए तो उसका फिजिकल वो ठीक है नहीं है। आदमी तो ठीक आदमी भी मर सकता है, ऐसा मैटर नहीं है। तो वो सब चेकअप होता है हम लोग का, बहुत सारा चेकअप मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद 2 साल का एग्रीमेंट होता है। तो 2 साल का एग्रीमेंट करना भी चाहिए। अगर किसी कंपनी में आप जाएंगे, 1 महीना 2 महीना काम किया, थोड़ा बहुत कुछ डेटा मेंटेन किया, फिर आप दूसरे कंपनी में चला जाएंगे तो आपका भी, आपके लिए भी रेपुटेशन खराब नहीं है। अगर किसी कंपनी में गया, 3 महीना काम किया, फिर दूसरे कंपनी में चला गया, तो उस कंपनी में बोलेंगे पिछले कंपनी में कितने दिन से, 2 महीना, तो उस कंपनी भी आपको नेगेटिव रिव्यू देगा। ये बंदा 3 महीने में छूट दिया कंपनी में, तो हमारे यहाँ पे आएगा थोड़ा बहुत, पहले जैसे किसी कंपनी में जाएंगे तो 15 दिन तो आपको उसके आसपास जानने में टाइम लग जाता है, 15 दिन वहाँ पे कंफर्टेबल होने में टाइम लग जाता है। तो उसके बाद अगर 3 महीने में छोड़ देंगे तो आप क्या काम प्रोग्रेस कराएंगे कंपनी के लिए। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो ज्वाइनिंग 2 साल का एग्रीमेंट ऐसा हमारा था कि बंदा जीटी उसके बाद छोड़ के चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए 2 साल का एग्रीमेंट होता था। हम लोग कोर्ट एफिडेविट के फॉर्म लेके आना पड़ता था, वहाँ पे जो प्रिंट आउट दिया होता है, एक फॉर्मेट देते थे, उसको प्रिंट करके लाना होता था। तो एग्रीमेंट हमारा भी था। मैक्सिमम जो भी जीडी बन के आते हैं सबका वो 2 साल का एग्रीमेंट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप आया, आपको अच्छा नहीं लगे, छोड़ के चला गया, तो फिर आपको कंपनी जोर करके घर से लेके आएगा, जबरदस्ती करके घर से लेके आएगा, ऐसा मैटर नहीं है। मेरे यहाँ इस साइड पे इस साल मैं तो जीटी बन के आया था, 1 साल हो गया था, हम लोग 3 आदमी आए थे, कोई रिजाइन नहीं दिया, कोई छोड़ के नहीं गया, भाग गया नहीं कंपनी से। उसके बाद मेरे जो नेक्स्ट ईयर, जो ये मतलब 24 साल को ज्वाइनिंग हुआ था, दिसंबर से ज्वाइनिंग होता है हमें करने का, मतलब मैं हम भी दिसंबर में आए थे, हमारा नेक्स्ट जो जीटी वो लोग भी दिसंबर में आए थे, तो इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो चार चार 5 आदमी शायद भाग गया है यहाँ पे, टोटल 8 9 आदमी आया था, 3 आदमी यहाँ पे प्रेजेंट है जीटी, बाकी 5 आदमी छोड़ के चला गया। तो उसका ऐसा नहीं हो कि घर पे उसको केस कर दिया, गवर्नमेंट से पुलिस गया, कोई गया, कुछ एक्शन ले लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 साल का एग्रीमेंट रहता है। तो अगर छोड़ के चला गया, भाग के चला गया, तो इसमें क्या है, कुछ नहीं करेगा। जो लोग ऐसे रहे लोग, एक फॉर्मेलिटी रहता है कंपनी का, तो इसीलिए वो एग्रीमेंट लेता है। और अगर छोड़ के चला जाएंगे तो आपको जो फुल एंड फाइनल रहता है, तो हम लोग जीटी रहता है, हम लोग ना बोनस था, ना पीएफ था, ना ये फिर के लिए पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता था, मतलब जीटी को, हम तो अब जीटी नहीं है। तो जीटी का ऐसा मैटर नहीं, छोड़ के चला जाएंगे तो ना कंपनी का कुछ नुकसान होगा, ना आपका कुछ। हाँ, ऐसा तब कुछ कर सकते हैं कंपनी, अगर कुछ कंपनी से कुछ लेके चला गया, कंपनी का कुछ प्रॉपर्टी डैमेज कर दिया, कंपनी का कुछ प्रॉपर्टी लेके चला गया, तब कंपनी आपको एक्शन लेगा, नहीं तो वार्निंग भेजेगा। ऐसा ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए एग्रीमेंट लेके रखते हैं कि अगर कुछ जरूरत हो तो उसके हिसाब से आपको कुछ करेगा। अगर आप अच्छा नहीं लगा, छोड़ के चला गया, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करेगा, ना किया। मैं आपको एक्सप्लेन किया कि 8 आदमी यहाँ पे आए थे, 5 आदमी छोड़ के चला गया, अच्छा नहीं लगा चला गया, लोकेशन अच्छा नहीं लगता है कभी कभी, क्योंकि हम लोग कॉलेज से आते हैं, उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होता है सिचुएशन अपना अपना। हम लोग तो तीनों आदमी थे, मैं भी है मेरे पे, तो ऐसा हुआ था। अभी दूसरा बहुत सारा कमेंट है, सारे कमेंट को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा बहुत को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम पे देने की कोशिश करेंगे। और एक यहाँ पे पूछे थे कि M3B का सैलरी कितना होता है। तो हम लोग जीटी थे उस टाइम के बाद, जो सैलरी होता है 18,650, सबको मालूम ही है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग का सैलरी क्या हुआ,
बढ़ के आया था, किसी का 50%, किसी का 55%, ऐसे बढ़ के आ रहा है। जैसे मेरे को 18,650 मिल रहा था, अभी 22,000 मिल रहा है, फिर पीएफ भी काट हो रहा है, बोनस भी काट हो रहा है, टोटल 27,100 ऐसा सैलरी है मेरा अभी। तो M3D ग्रेड हमारा, मेरा जो ग्रेड है मेगा में, M3D ग्रेड में मेरा अभी पोजीशन है, डेजिग्नेशन M3D। तो M3D में सैलरी है। तो M3D में हमारा दो और जो GT है उसका भी M3D है, लेकिन वो लोग को सैलरी 2,000 ज़्यादा है, मेरा 2,000 कम है। वो लोग को 29,000 समथिंग है, मेरा 27,000 समथिंग है, टोटल मिला के। तो उतना इन्हें नहीं आ रहा है। तो M3D का इतना है। और M3B, तो M3B का जो 2-3 साल काम किया उसको देता है M3B, सीनियर इंजीनियर को M3B देता है। तो अलग अलग, किसी को 2 साल में सीनियर इंजीनियर देता है, किसी को 3 साल में देता है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे मेरे जो सीनियर इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, वो 1 साल ही काम किया मेगा में, लेकिन M Tech किया हुआ बंदा, PGET है, इसीलिए वो, और बहुत अच्छा काम किया। मेगा प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड है अभी। GT बन के आया था, लेकिन हेड हो गया 1 साल में ही। जो GT हेड में वो बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, एकदम एकदम सीनियर का काम किया, इसलिए उसको सीनियर पोजीशन दे दिया, M3B पोजीशन दिया है उनको। तो 31,000 इन हैंड आ रहा है, टोटल 38,000 समथिंग इनका सैलरी है M3B। मेरा जो दूसरा प्लानिंग इंजीनियर है, उनका M3B है, 38,000 सैलरी है, टोटल ले आ रहा है 31,000 समथिंग उनको आप इन हैंड पेमेंट आ रहा है। और उसको पोस्ट जो दिया गया सीनियर इंजीनियर, तो सीनियर इंजीनियर का भी 3 साल में देता है। मेरा दूसरा एक साइट इंजीनियर सिविल का, तो उनका उनको भी 3 साल का एक्सपीरियंस है। जीटी था 1 साल, उसके बाद सीनियर इंजीनियर बन गया, फिर 2 साल किया, टोटल 3 साल प्लस चल रहा है अभी। उनको सीनियर इंजीनियर का पोजीशन दिया है, दूसरा बंदा को नहीं दिया, पोजीशन सेम रहा, 60% का इंक्रीमेंट आया। बाकी जो इंजीनियर लोग है हमारा, मतलब सेम पोजीशन में। जीटी 1 साल के बाद जीटी कंप्लीट किया, फिर 2 साल रहने के बाद जो इंक्रीमेंट आया इस बार, तो बाकी लोगों को सब इंजीनियर ही दिया है, एक आदमी को सीनियर इंजीनियर दिया है, मतलब 3 साल एक्सपीरियंस में सीनियर इंजीनियर। और जो हमारा प्लानिंग इंजीनियर है, वो PGET था, 1 साल के बाद उसको सीनियर इंजीनियर दे दिया M3B। तो किसी को 1 साल में देता है, क्योंकि वो M Tech वाला है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, इसीलिए उसको दे दिया। बाकी वाला 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए उन लोगों को M3B दे दिया। ये लोगों का सैलरी सब इतना ही, जितना बोला मैंने, 38,000 से लेकर 40,000 तक इन लोगों का सैलरी है। इतना रेंज में अभी ये लोग का सैलरी है। जो कमेंट किए थे उसको शायद आंसर मिल गया, M3B का सैलरी कितना है। और हेड ऑफिस में फूड एकोमोडेशन फ्री है नहीं है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हेड ऑफिस में जो हमारा गेस्ट हाउस रहता है, वो लोग जो जाते हैं वहाँ पे कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मतलब मेहमान जैसा होता है, वो लोग के लिए वहाँ पे गेस्ट हाउस दिया हुआ है। लेकिन जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को एकोमोडेशन नहीं देता है। हेड ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग को एकोमोडेशन नहीं देता है। एकोमोडेशन को खुद करना होता है, अगल बगल कहीं पे जाके अपने हिसाब से करना होता है। लेकिन सैलरी लगभग ऐसा ही होता है। हाँ, सैलरी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है पोजीशन के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन आपको एकोमोडेशन फूड अपने हिसाब से करना होता है। लेकिन दोपहर को, जैसे क्योंकि हेड ऑफिस मतलब 10 बजे 10 AM ओपन होता है, 6 PM क्लोज हो जाता है। तो उसके लिए सुबह में आपको जो लंच टाइम पे खाना मिलता है, वो खाना कंपनी प्रोवाइड करता है, बाकी आपको अरेंज करना होता है। हेड ऑफिस का जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग के लिए, और एकोमोडेशन की आपको अरेंज करना होता है। वहाँ पर टाइमिंग, वो ऑफिशियल टाइमिंग है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको ड्यूटी करना होता है। वही वहाँ पे अच्छा एक चीज़ है, बाकी सब साइट में ही अच्छा है। साइट में आपको, साइट में वहाँ पे अच्छा है। साइट में क्या है, 8 बजे से लेके कभी 8 बज जाता है काम के हिसाब से, लेकिन वो प्रोजेक्ट के हिसाब से, प्रोजेक्ट में क्या है, कितना प्रेशर रहता है, कितना वहाँ पे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट होने में बहुत सारा चीज़ रहता है। वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल है या नहीं है, सब कुछ, स्टाफ अवेलेबल है, सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर प्रोजेक्ट अच्छा चलना हो तो सब कुछ को एक्टिव रहना होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहता तो इंजीनियर का तो अच्छा ही रहता है। तो इंजीनियर लोग ऐसे टारगेट, मतलब टारगेट में नहीं, ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत रिलैक्स रहता है, कुछ काम नहीं रहता, आराम से जाओ साइट पे, बैठ के आ जाओ। कभी कभी फिर दिमाग गर्म हो जाता है साइट वालों को। और जो प्लानिंग में बैठते हैं साइट का ऑफिस में, तो वो लोग को तो रेगुलर उसका भी टाइमिंग रहता है कि 7-9 बजे ऑफिस में घुसते हैं, और फिर 8 बजे 6 बजे तक ड्यूटी करना होता है। तो जब प्रेशर रहता है उन लोगों को भी एकदम पूरा कंटिन्यूस काम करना रहता है, नहीं तो बाकी टाइम पे रिलैक्स। जैसे मैं पहले जब पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि है मेरे से नहीं होगा, इतना ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी
आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, तो उस टाइम पे थोड़ा डर लगता था। लेकिन जब नॉलेज हो जाता है ना, तो काम बहुत स्पीड हो जाता है। पहले अगर 5 दिन में मैं जो काम करता था, मतलब 6 महीने पहले सोच ली, 6 महीने ज़्यादा नहीं, पिछले साल का अगस्त सितंबर में देखिए तो 6 महीने पहले जितना काम करता था मैं, जितना स्पीड था, अभी उसका ट्रिपल हो गया है। मैं 6 महीने पहले 5 दिन में जो काम करता था मैं, अभी 1 दिन में करते हैं। तो एक्सपीरियंस होने के बाद हाथ में स्पीड आ जाता है, नॉलेज आने के बाद बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसे एक्सपीरियंस बंदा को इसी के एक्सपीरियंस ना, एक एक्सपीरियंस बंदा 1 घंटा में जो करेगा, तो जूनियर लोग रहता है अनएक्सपीरियंस वाला, वो लोग 2 दिन भी लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से रहता है। हम लोग को फर्स्ट वीक में, एवरी मंथ का फर्स्ट वीक में पैसा रहता है, क्योंकि बिल क्लोज करना होता है। प्रीवियस जो मंथ रहता है उसका बिल क्लोज करना होता है, और मटेरियल का रिकॉन्सेशन करना होता है, कितना कंज्यूम किया, कितना रिसीव हुआ, कितना इशू, एवरीथिंग देखना होता है, कितना चाहिए सब। इसके लिए फर्स्ट वीक में हम लोग को थोड़ा प्रेशर रहता है। बाकी फिर हम लोग रेगुलर ड्यूटी ड्यूटी तो करना ही होता है, क्या क्या चाहिए हर रोज, क्या क्या हो रहा है, सबको फॉलो अप करना है, बिल रेडी करना होता है। ऐसे ऐसे हम लोग को रहता है। तो चलो, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन था, कमेंट में दिखाया मैंने, तो हर क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाया, हर क्वेश्चन का आंसर देने वाला भी नहीं था। जो देने वाला लगा शायद वो मैं डिस्कस किया। अगर इसी से किसी का हेल्प हो जाएगा तो अच्छा है। एंड अगर आप लोगों को किसी को अच्छा लगे, देन ही आप लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को। एंड नया है मेरे वीडियो में, एंड इसी बारे में, कंपनी का जॉब के बारे में, साइट कंस्ट्रक्शन कंपनी, वाटर सप्लाई, इंडियन इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में कुछ जानना है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ताकि मैं इस कंपनी में हो तो अलग अलग साइट पे जाएंगे, अलग अलग वीडियो शेयर करेंगे, अलग अलग नॉलेज, अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ऐसे